वेलकम स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार का अध्ययन कर रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के जो पहले के व्याख्यान हैं उसमें आपको मैंने बताया कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था का उपागम क्या है, और आज जो है राजनीतिक व्यवस्था का हमारा तीसरा और जो अंतिम ये व्याख्यान है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो आमंड और पावेल है उनका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, जिसे हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो मॉडल कहते हैं कि आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, जिसे कि राजनीतिक व्यवस्था का जिसमें अध्ययन किया गया है। क्योंकि जब डेविड ईस्टन के मॉडल को हम देखते हैं, जिसे उसने आगत निर्गत उपागम कहा है, इनपुट आउटपुट जो मॉडल है, तो उसमें एक राजनीतिक व्यवस्था जो है वह रूपांतरण प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। लेकिन जब राजनीतिक व्यवस्था रूपांतरण प्रक्रिया में इनपुट के रूप में, आगत के रूप में विभिन्न प्रकार की जो मांगे लेती है, विभिन्न प्रकार का जो उसको समर्थन प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह केवल जो पश्चिमी देश थे या जो लोकतांत्रिक देश थे, जो डेमोक्रेटिक और ओपन सोसाइटीज़ थी, वहीं पर संभव था। क्योंकि जो डेविड ईस्टन एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक है और इसने वहाँ की सोसाइटी को ही ध्यान में रखते हुए और अपना इस उपागम का प्रतिपादन किया। यह उपागम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी उस समय, जो बहुत सारे नए नए देश जो आज़ाद हो रहे थे, वहाँ पर कार्य नहीं कर पा रहा था। क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए था कि ओपन और फ्री सोसाइटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इस प्रकार की चीज़ें चाहिए थी। तो और क्योंकि नए नए जो देश आज़ाद हो रहे थे वहाँ पर शिक्षा का इतना स्तर नहीं था, जागरूकता की कमी थी, और जो शासन का जो प्रकार था उसमें भी बहुत सारी जगह हम देख रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व, जो एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली सरकारें जन्म ले रही थी, जिसमें कि या तो हम कह दें कि तानाशाही की शासन वाली सरकारें थी, दूसरी तरफ साम्यवादी सरकारें थी, और तीसरी तरफ कुछ देशों में सेना की द्वारा भी राज्य का शासन किया जा रहा था। तो जहाँ साम्यवादी है, तानाशाही है, सेना है, वहाँ पर लोगों को जो अपना एक्सप्रेशन है, जो एकदम फ्री सोसाइटी वाला, कि अपनी जो विचार हैं वो एकदम फ्रीली स्वतंत्रता के साथ व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसलिए जो डेविड ईस्टन का जो ये उपागम था, इसमें अनेक प्रकार की कमियां थी और इसमें ये केवल अध्ययन कर रहा था कि मांगे, समर्थन, निर्णय, नीतियाँ। लेकिन उसके राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत और ज़्यादा क्लियरिटी लाने के लिए और ज़्यादा सुधार करने के लिए आमंड और पावेल के द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो उपागम है उसका मॉडल दिया गया। जो क्योंकि हम जो बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं, तो इस उपागम के बारे में, इसका जो डायग्राम क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है, और यह भी इनपुट और आउटपुट के रूप में ही कार्य करेगा। इनपुट और आउटपुट क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था को हमने क्या माना है, ये राजनीतिक व्यवस्था है, और राजनीतिक व्यवस्था क्या है, एक रूपांतरण प्रक्रिया है। रूपांतरण प्रक्रिया में क्या है कि यह विभिन्न प्रकार की जो मांगे हैं उनको निर्णय और नीतियों में परिवर्तित करती है। इसलिए जो आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, इसके अंतर्गत वह समस्त जो पर्यावरण है उसके अंदर ये कार्य करता है, और वह 4 प्रकार के इसमें इनपुट या आगत के रूप में बताता है कि जो हित स्पष्टीकरण है, हित समूहीकरण है, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती है,
वो राजनीतिक संचार है कि एक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें आगत के रूप में आमंड और पावेल के अनुसार ये हित स्पष्टीकरण है कि सामान्य जो जनता है उनके हितों का किस प्रकार से अभिव्यक्ति हो, और फिर हित समूहीकरण विभिन्न प्रकार के जो उनके हित हैं, इंटरेस्ट हैं, उन हितों का किस प्रकार से समूहीकरण या एक क्रमबद्ध किया जाए। कि जैसे कि नौजवानों की समस्या है, शिक्षित बेरोजगार की समस्या है, समाज का जो युवा वर्ग है उसकी असंतोष है, इन सब का क्या समस्याओं का एक साथ कि आर्थिक, जैसे इसका समाधान हो सकता आर्थिक रूप से संबल प्रदान करके। तो आर्थिक रूप से संबल के लिए क्या होगा कि 2-3 तरीके राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा अपनाए जा सकते हैं कि जैसे कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार का सृजन, दूसरा विभिन्न प्रकार के जो बैंक हैं उनके माध्यम से ऋण का वितरण, तीसरा जो प्राइवेट सेक्टर को मजबूती प्रदान करना। तो ये क्या चीज़ें हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था के इनपुट के रूप में आमंड के अनुसार जो हित स्पष्टीकरण है, हित समूहीकरण है, और राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती और राजनीतिक संचार। कि राजनीतिक समाजीकरण के लिए जो कहाँ होगा कि सबसे ज़्यादा परिवार के संपर्क में आएगा, वह अपने विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, उनके संपर्क में आएगा, पीयर ग्रुप है, मित्र मंडली के संपर्क में आएगा। इस प्रकार वह राजनीतिक समाजीकरण जो है उसको समझ सकते हैं, और राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था जो है वह इनपुट के रूप में कार्य। और एक राजनीतिक संचार, तो राजनीतिक संचार क्या है कि जिससे कि विभिन्न प्रकार के जो ये प्रक्रिया जो राजनीतिक व्यवस्था की कार्य करती है वह राजनीतिक संचार के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करती रहती है, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको आम जनता तक पहुंचाती रहती है। किस स्तर तक आम जनता जो है वह संतुष्ट है इसके बारे में वह बता सकती है। इसलिए इसका जो आमंड का ये मॉडल है इसमें आगत के रूप में इन 4 चीज़ों के ऊपर जो है वह स्पेशल फोकस किया गया है। अब आउटपुट के रूप में इसकी 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों के अंदर कि निर्णय निर्माण, निर्णय प्रयुक्ति और निर्णय अधिनिर्णय, जिसको कि अगर हम कहें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में, कि इसने आमंड ने अपने राजनीतिक व्यवस्था के इस उपागम को और ज़्यादा इसको वो बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग इसका जो है वह पृथक्करण कर दिया, जिसमें व्यवस्था की जो इस रूपांतरण प्रक्रिया में एक राजनीतिक व्यवस्था जो विभिन्न प्रकार के इनपुट के रूप में इसे जो प्राप्त होंगे उनको किस प्रकार से यह आगे लागू करेगी। जैसे कि व्यवस्थापिका कि निर्णय निर्माण, किसी के ऊपर अगर कानून बनाने की आवश्यकता है तो कानून का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा कि जो कानून निर्णय प्रयुक्त या कार्यपालिका, जिसके ऊपर क्या है कि समाज में, राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, विभिन्न प्रकार के कानून जो है लागू करने की जिम्मेदारी है। कि राजनीतिक व्यवस्था किसी भी प्रकार का जो वर्ग है उसे यह मौका नहीं देगी कि वह किसी भी प्रकार की अस्थिरता पैदा करे। अस्थिरता पैदा करने से पहले वह कानून और व्यवस्था को लागू करने के लिए कार्यपालिका की मदद लेगी। निर्णय अधिनिर्णय अर्थात न्यायपालिका, कि न्यायपालिका के द्वारा इसमें कि विभिन्न प्रकार के जो निर्णय हैं, न्याय संगत हैं, न्याय संगत नहीं हैं, उनके बारे में निर्णय किया जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इसने आमंड ने अपना संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक जो उपागम है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें वह थोड़ा और विस्तार से डेविड ईस्टन से थोड़ा एक कदम और आगे जाता है। क्योंकि जब मैं पहले आपको कह रहा था कि आप बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए जो है आसानी से समझने के लिए कि पहला जो, जैसे अगर आपकी क्वेश्चन है न्यू टाइप का है, ऑब्जेक्टिव है
कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका कि आमंड के द्वारा इसको दिया गया है। आमंड के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा मॉडल है, या इनपुट के रूप में 4 तत्व कौन से हैं, या आउटपुट के रूप में 3 तत्व कौन से हैं। इसके बारे में अधिक से अधिक आपको से वह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये चीज़ें आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और ये जो है इसका कि किस प्रकार थोड़ा विस्तार से बताया गया है आगे कि किस प्रकार राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनका संस्थानिक अध्ययन करने की बजाय जो प्रक्रियाएं हैं कि किस प्रकार वह फंक्शनिंग करती हैं, उसका भी अध्ययन इसके उपागम के द्वारा किया जा सकता है। कि अब तक परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर हम अध्ययन कर रहे थे उन विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का, तो उन विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, कानून हैं, उनके बारे में, राज्य है उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा था। और अब क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का विषय है, तो इसके लिए क्या है कि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का विषय होने के कारण विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की प्रक्रिया क्या है, निर्णय निर्माण में, निर्णय लेने में, या इस रूपांतरण प्रक्रिया में कौन सी चीज़ें अधिक भूमिका निभाती हैं। क्योंकि ये जो है राजनीतिक व्यवस्था सदैव क्रियाशील रहती है, निरंतर यह चलती रहती है, और इसको चलाने वाले इनपुट और आउटपुट मॉडल के आधार पर निरंतर चलती रहती है। यह क्योंकि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वो स्थिर नहीं रह सकती, क्रियाशील रहती है। तो इस क्रियाशील रहने में विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं वे क्या भूमिका निभाती हैं, उसका इसके द्वारा आमंड के द्वारा अध्ययन किया गया है और उसके द्वारा ये बताया गया है। अब आज का जो हमारा है व्याख्यान राजनीतिक व्यवस्था का, मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। आपको मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था क्या है, दूसरा डेविड ईस्टन का क्या आगत निर्गत उपागम है, और तीसरा आमंड का जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम क्या है, इसका हमने अध्ययन किया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस तुलनात्मक राजनीति का जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण, क्योंकि इसमें हम 3 जो टॉपिक है मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। सेक्शन बी में तुलनात्मक राजनीति के जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उसमें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स आपको केवल इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।